बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए 71 सीटों पर करीब 54% मतदान हुआ। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गया में मतदान किया और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नई नियुक्तियों में विवाद के बाद वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया। डीजीसीए ने विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी। हालांकि विशेष उड़ान सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। लद्दाख को चीन में दिखाने पर संसद की समिति ने ट्विटर के जवाब पर असंतोष जताया और कंपनी के बड़े अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगा। दिल्ली सरकार 3 नवंबर से पटाखों के खिलाफ एक अभियान चलाएगी, जिसके तहत लोगों से दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अपील की जाएगी। दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों की वेतन की मांग के लिए हड़ताल जारी रही। बिहार के नालंदा में कुछ आईटीबीपी जवानों ने दिव्यांगों और बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक जवान घायल हो गया। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक स्पाइस जेट रोजाना 2 सी प्लेन चलाएगा, जिसकी शुरुआत शनिवार से होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में जारी सेना के कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को एक खत लिखा और मुंबई लोकल ट्रेनों में आम लोगों को भी सफर करने की इजाजत देने की मांग की। केंद्रीय कैबिनेट की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कोरोना के इलाज के बाद एम्स पटना से छुट्टी दे दी गई। तकनीकी खराबी की वजह से भारत में ट्विटर की सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस साल राजधानी में डेंगू से एक भी मौत नहीं होने का दावा किया। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने एक साथ जनसभा की और विपक्ष पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी विधायकों और एमसीडी के तीनों मेयरों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और केजरीवाल सरकार से नगर निगम की बकाया रकम दिलवाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में सेक्स वर्करों की मदद न करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई और जल्द इस पर काम करने को कहा। दिल्ली सरकार ने फिर साफ किया कि अभी राजधानी में स्कूल बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने हिंसा की आरोपी देवांगना कलिता की जमानत रद्द करने की मांग की थी। बिहार के आरा में कुछ लोगों पर आरजेडी विधायक सरोज यादव की गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगा, जिसके बाद विधायक ने भागकर अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में कई जगह छापेमारी की। बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की और मतदान के दौरान महागठबंधन को वोट देने के उनके ट्वीट पर सवाल उठाए। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से दाखिल एक मानहानि के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत ने बरी कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के पूर्वी चंपारण में एक जनसभा की और जंगल राज के बहाने आरजेडी को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बारूदी सुरंग फटने से 2 जवान घायल हो गए। हरियाणा सरकार ने त्योहारों पर ग्रुप सी के कर्मचारियों को 18,000 और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 12,000 रुपए एडवांस देने का फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें मराठा आरक्षण से जुड़े मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। बिहार के कृषि मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार पर गया में पार्टी चिन्ह वाला मास्क पहनकर वोट देने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कमाई से ज्यादा संपत्ति मामले में इनकम टैक्स विभाग ने बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर के नोएडा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के मेढर में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। उत्तराखंड सरकार ने एक नाबालिग लड़की के शारीरिक और मानसिक शोषण करने के आरोप में जज दीपाली शर्मा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने युवाओं के लिए दौड़ समेत कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक बंद स्कूल में छापा मारा और वहां चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। दिल्ली के आदर्श नगर में गाने के विवाद में हुई हत्या के मामले में अब तक 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले मुरैना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बंसीलाल जाटव बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में पहली बार 24 घंटों में कोरोना के 5,600 से ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई में एनसीबी ने 500 ग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया, जिसे कतर भेजा जाना था। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी शराब तस्कर को पकड़ लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र लखनऊ में 170 से ज्यादा विकास कामों की शुरुआत की। दिल्ली के मंगोलपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों पर इलाके की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के औरंगाबाद में एक गाड़ी पलटने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका लगा और राज्यसभा के लिए पार्टी प्रत्याशी रामजी गौतम के 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके बाद बीएसपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो सकता है।
केरल सोना केस में ईडी ने सीएम दफ्तर के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को पकड़ लिया क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा के झज्जर में एक बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के कुछ बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन किया। देवेंद्र फडणवीस ने फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लगवाने के लिए राज्य के कुछ लोगों पर घूस मांगने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल ग्रीन दिल्ली नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे जिसके जरिए लोग प्रदूषण की शिकायत कर सकेंगे। पंजाब में बीजेपी महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया और चंडीगढ़ में अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु की वी श्रीनिवासन को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने दावा किया कि राज्य में 35% लोग मास्क नहीं पहनते। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने उस नए कानून का विरोध किया जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। मुंबई में पुलिस ने रेलवे का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक तेंदुए के हमले में एक आदमी की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद नाव हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख की मदद देने का ऐलान किया। मिजोरम में कोरोना की वजह से पहली मौत दर्ज की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पाकिस्तान में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अब जरूरी हो गया। हांगकांग सरकार ने 10 नवंबर तक मुंबई से आने वाली एयर इंडिया की उड़ानों पर रोक लगा दी। एयर इंडिया की फ्लाइट में कुछ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में कुछ ट्रंप समर्थकों ने रैली में न तो मास्क पहना और न ही जरूरी दूरी के नियम का पालन किया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के 5 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए जिसके बाद यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद कर दिया गया। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कुछ प्रदर्शनकारियों ने अनाज से भरे एक गोदाम को लूट लिया। सरकार पर कोरोना संकट के दौरान खाने का सामान छिपाकर रखने का आरोप है। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए वहां की सरकार 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में एक लड़के को अगवा करने की कोशिश की लेकिन लोगों के हंगामे के बाद आईएसआई की कोशिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में करीब 10,000 लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में जुलूस निकाला और लोगों से फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत से घबराए चीन ने J-20 लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ तीसरा सीजफायर नाकाम हो गया और अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया के ताजा हमले में 19 लोग मारे गए जबकि 60 घायल हो गए। 1 नवंबर से उमरा के लिए सऊदी अरब आने वाले विदेशियों को 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा। कतर सरकार ने दोहा एयरपोर्ट पर महिला यात्रियों के साथ आपत्तिजनक तरीके से जांच किए जाने के मामले में माफी मांगी। मालदीव दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने वहां अपना पहला दूतावास खोलने का ऐलान किया। पाकिस्तान में कोरोना संकट की वजह से कल से हल्का लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया जाएगा। दुनिया भर से मिल रहे कमजोर संकेतों और बैंकिंग शेयरों में गिरावट से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 600 अंक जबकि निफ्टी 160 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। खबर है कि टाटा ग्रुप बिग बास्केट की 50 से 60% हिस्सेदारी खरीद सकता है। टाटा मोटर्स को दूसरी तिमाही में 307 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जबकि पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 217 करोड़ का घाटा हुआ था। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब का मुनाफा दूसरी तिमाही में 30% घटकर 762 करोड़ रुपए रह गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया जिसमें पहले 2 मैच सिडनी में खेले जाएंगे। अपने एक बॉडीगार्ड में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर डिएगो माराडोना घर में क्वारंटीन हो गए। यूवेंटस क्लब के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई जिसकी वजह से वो कल बार्सिलोना के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। हॉलैंड की टेनिस खिलाड़ी किकी बर्टन्स एडी के ऑपरेशन की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाएंगी। रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र नवंबर के पहले हफ्ते में ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगी और अभी सिर्फ राजकोट के खिलाड़ी ही इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिका के 100 मीटर दौड़ में विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वो 3 ड्रग टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। लियोनेल मेसी से विवाद के बाद स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि बार्टोमेव के इस्तीफे की शर्त पर ही मेसी बार्सिलोना के साथ रुकने को तैयार हुए थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की जल्द टीम में वापसी हो सकती है क्योंकि उन पर लगा बैन कल पूरा हो जाएगा जो कि सट्टेबाज की जानकारी न देने के आरोप में लगा था।
फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो अगले 10 दिनों तक घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर निर्देशक निखिल द्विवेदी की फिल्म में नागिन का किरदार निभाएंगी। आलिया भट्ट निर्देशक एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई। दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी की कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी का गाना बसंती जारी कर दिया गया। मलयालम फिल्मों के अभिनेता पृथ्वीराज की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई, हालांकि कुछ हफ्ते वो घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा की अगली हॉलीवुड फिल्म का ऐलान कर दिया गया, जिसका निर्देशन जिम स्टाउस करेंगे। अभिनेता महेश ठाकुर वेब सीरीज मोदी सीएम टू पीएम के दूसरे सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाएंगे। मुंबई में एक अभिनेत्री पर जानलेवा हमला करने के आरोपी का पुलिस ने पता लगा लिया, हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मालदीव से छुट्टियां मनाकर लौटे अंगद बेदी ने वेब सीरीज मुंबई की बची हुई शूटिंग शुरू कर दी। मुरलीधरन पर फिल्म बना रहे तमिल सिनेमा के निर्देशक सीनू रामासामी ने जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया और राज्य के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। हॉलीवुड की कुछ फिल्में प्रोड्यूस कर चुके ब्रुनेई के प्रिंस अजीम का 38 साल की उम्र में निधन हो गया और राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की फिल्म छलांग